नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी ये वीडियो बनाई जा रही है, क्लासेस ली जा रही हैं। वो सभी हैं हम बना रहे हैं इस टाइम। वो है दोस्तों यूजीसी नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक। उसी क्रम में चलते हुए ये हमारी नाटक पर तीसरी क्लासेस यानी तीसरी वीडियो है, जो कि भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का दूसरा नाटक लगा हुआ है, उस पर ये हमारी एक क्लासेस हमने बनाई है। तो चलते हैं दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम इस पर। भारत की दुर्दशा पर, ठीक है। तो दोस्तों, भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु जी ने की थी, और इसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया था। यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है तथा भारत दुर्दशा वस्तुतः एक नाट्य रासक है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ये नाटक है दोस्तों, भारत दुर्दशा, वो एक नाट्य रासक है। और इस नाटक में दोस्तों 6 अंक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है कि एक नाट्य रासक है और इसको 6 अंकों में विभाजित किया गया है। 6 अंक हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। और छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी पॉइंटों में मैं आपको सारा नाटक का जो है इस नाटक का सार, इसके पात्र, सबको मैं छोटी छोटी बातों में आपको सामने प्रस्तुत करूँगा। चलते हैं दोस्तों आगे फिर इसी क्रम को बढ़ाते हुए। भारत दुर्दशा में कवि ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वर्तमान या लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुक्त भारत का वर्णन किया है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, सब याद रखिएगा। भारत दुर्दशा में गद्य को, और दोस्तों अगर भाषा की हम बात करते हैं यहाँ पर भारत दुर्दशा की, तो गद्य में खड़ी बोली को यूज किया गया है और पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पर भारतेंदु जी ने अपनी इस रचना, इस नाटक में, ठीक है। इस नाटक को दोस्तों लास्य रूपक भी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ और बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ दोस्तों इसके साथ ही साथ। भारतेंदु जी के लिए भारत की परतंत्रता से ज़्यादा भारतीय समाज की पतोन्मुख सोचनीय है दोस्तों, यानी कि वो चाहते कि परतंत्रता है तो हमारे लिए एक है ही बुरा। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ की दोस्तों भारत की जो सोच है, यानी कि वो सोच, जो पतोन्मुख सोच है, उस पर ज़्यादा गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे भारतेंदु जी। और कुछ और बातें मैं आपको छोटी छोटी बताऊँगा। भारतेंदु जी भारत दुर्दशा हिंदी का पहला नाटक है दोस्तों, जो एक राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। यानी कि यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि भारत दुर्दशा हिंदी का पहला राजनीतिक विषय वस्तु पर लिखा हुआ एक आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो छोटी छोटी बातें हैं और मैं आपको बता देता हूँ साथ ही, कि भारतेंदु जी ब्रिटिश राज का तथा आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तो दोस्तों, अगर इस नाटक की विषय वस्तु की अगर हम बात कहें, तो जो उसका केंद्र है वो है भारतेंदु जी की, जो बताते हैं कि ब्रिटिश राज की है, और दूसरा आपसी कलह भारत को दुर्दशा का मुख्य कारण बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें बताते हैं आप। अब चलते हैं दोस्तों हम इन नाटक के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जो नाटक के पात्रों से ही हमें, जो पात्रों का समायोजन है दोस्तों इस नाटक में, उसी पर हमें काफ़ी सारी बातें पता चल जाएंगी। कथानक का सार हमको यही काफ़ी सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पात्र है वो है भारत। नाटक की सकारात्मकता और नकारात्मक चरित्रों की अगर योजना के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि भारत ही इस नाटक का नायक है। ठीक है दोस्तों, अब बात बताते हैं भारत के बारे में। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है, और दोस्तों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 6 अंकों का नाटक है। तो जो भारत का आगमन है वो दूसरे अंक में है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है, अत्यंत कमज़ोर चरित्र है तथा अपनी दीनहीन दशा पर रोता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एंट्री दिखाई है यहाँ पर भारत की दूसरे अंक में। और क्या दिखाया दोस्तों, भारत जो है, भारत दुर्दैव के कोप से बचने की लाख कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता, और उसके भय से वह मूर्छित तक हो जाता है, और अंत में यही मूर्छा उसे मृत्यु में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये भारत का चरित्र इसमें दिखाया है इस भारत दुर्दशा नाटक में। और कह सकते हैं ये कथानक का सार भी है एक तरह से। इन्हीं पंक्तियों में कथानक का सार भी मैंने आपको दे दिया है लगभग। और छोटी छोटी बातें और बताऊंगा। जैसे दोस्तों, दूसरा जो इसमें मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, वो है भारत दुर्दैव। दोस्तों, जो भारत दुर्दैव है, इसका चरित्र एक शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में दिया है, और इसका आगमन तीसरे अंक में होता है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न की दृष्टि से ये भी याद रखना होगा कि एग्जाम में आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर तो नेट में, कि
कि भारत का आगमन कौन से अंक में होता है, या भारत दुर्देव का आगमन कौन से अंक में होता है, या इन सब का क्रम पूछ सकते हैं, और या फिर मिलान के रूप में भी प्रश्न हम पे पूछे जा सकते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, इनके साथ में उसे बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ है सत्यानाश, आलस्य और बधिरा। सत्यानाश, आलस्य और बधिरा ये और अन्य मुख्य पात्र हैं दोस्तों, जो भारत दुर्देव के साथी हैं। वो भारत दुर्देव के सहयोगी के साथ में सहयोग के रूप में भारत की जान निकालने हेतु उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिएगा। पात्रों को याद करने के साथ साथ उनके क्रम भी आपको याद रखनी है। तो सत्यानाश, आलस्य, बधिरा जो हैं वो उसके साथी हैं किसके, भारत दुर्देव के। अगला पात्र है दोस्तों भारत भाग्य। ठीक है, भारत भाग्य है तीसरा पात्र, जो कि इस प्रकार है। भारत का एक सहयोगी चरित्र है और भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। इस चरित्र की सृष्टि द्वारा भारतेंदु सहज भारतीय मानसिकता में भाग्य के बारे में व्याप्त छद्म चेतना को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत भाग्य का चरित्र हुआ दोस्तों इस नाटक में, जो कि पूरी कोशिश करता है, भरसक कोशिश करता है कि भारत का साथ दे और उसे उबारे उसकी समस्याओं से, लेकिन वो भी नहीं उबार पाता। आगे दोस्तों इसके अलावा मैं बताता हूँ, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पात्र हैं जिनके बारे में बताता हूँ। इसके अलावा है देशों द्वार से जुटे हुए लोग, एक सभापति है इसमें दोस्तों, एक बंगाली है और एक एडिटर है और एक कवि आदि इस अन्य चरित्र हैं जो इस कथानक को आगे बढ़ाते हैं, जो इस जो नाटक है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। और अब चलते हैं दोस्तों हम इस नाटक के सार की तरफ, कि नाटक का जो कथानक है उस कथानक का सार क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये 6 अंकों में बटा हुआ है, तो 6 अंक की कथा को मैं उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। पहले अंक जो होता है, प्रथम अंक, इस अंक में योगी लावणी गाता हुआ आता है और वह संक्षेप में प्राचीन गौरव और वर्तमान दशा का उल्लेख करता है। ठीक है, और दोस्तों दूसरा अंक है इसमें, द्वितीय अंक, उसमें इस अंक में भारत स्वयं आकर अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख करता है। ठीक है, और चलते हैं दोस्तों फिर तीसरे अंक पर। तृतीय अंक है जो कि इस प्रकार है दोस्तों। चलते हैं फिर अब तीसरे अंक पर दोस्तों। तीसरा अंक जिसमें कथानक का विस्तार है और मेन कथा जहाँ पर शुरू होती है, जहाँ पर यानी कि इस नाटक का मेन क्लाइमैक्स आता है, वो है तीसरा अंक है दोस्तों। इस अंक में भारत दुर्देव जो बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्न अवस्था का वर्णन करता है, और यानी कि जो भारत दुर्देव है दोस्तों उसकी एंट्री जो होती है वो तृतीय अंक में होती है, यानी इसी में, और यहाँ से मेन नाटक चलता है। इसके बाद भारत दुर्देव के फौजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को, जैसे नादिर शाह, चंगेज और तैमूर आदि को बताते हैं। साथ ही भारत के निजी दोषों का भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है, और इसमें प्रथम कारण धर्म को माना गया दोस्तों। तो यहाँ पर कवि ने यानी कि भारतीय ने किस कारण को मेन प्रथम कारण किसको माना है, धर्म को यहाँ प्रथम कारण माना गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ। अन्य कारणों में जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह तथा समुद्र यात्रा निषेध को माना गया है। तो दोस्तों ये तीसरा अंक में जो कथा है, मेन कथानक का सार तीसरे अंक में दिया गया है, जो मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं दोस्तों हम चौथे अंक की तरफ, जो कि इस प्रकार से है। चौथा अंक है, इस अंक में भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भेजता है, यानी कि भारत दुर्देव के एक के बाद एक जो अटैक हैं वो हो रहे हैं भारत पर, जो कि इस प्रकार है। पहले तो उन्होंने बता ही दिया कि धर्म और जाति का और वर्ण व्यवस्था बताई दी, साथ में फिर क्या भेजता है वो रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भेजता है। इनसे प्रभावित अकर्मण्य जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है दोस्तों चौथे अंक में। तो चौथा वाला अंक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है दोस्तों। यहाँ पर भारत की दुर्दशा के जो रीजन है, जो कारण है, वो यहाँ पर प्रकट होते हैं और वो सब यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो हम सर किसी भी प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, और साथ ही हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि 15 मई तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम 5वें अंक पर। तो दोस्तों 5वें अंक में क्या होता है, इस अंक में घर पर बैठकर राजनीति चलाने वाले संभ्रांत शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन इसमें दिया गया है, और इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं जो घर बैठे बैठे अपनी बात सेक रहे होते हैं, अपनी राजनीति सेक रहे होते हैं। और जैसे कि दोस्तों इसमें संपादक हैं, कवि हैं, बंगाली है तथा महाराष्ट्रीय महाशय भी हैं, एक महाराष्ट्रीय सभा एक महाशय भी हैं, जिनके बारे में 5वें अंक में दोस्तों चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये है 5वें अंक की कथा, जो कि जो भारत की दुर्दशा हो रही है और उसमें लोग कैसे आक्रमण में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर दिखाना चाहते हैं भारतेंदु जी। ठीक है,
और अगला है दोस्तों, मैं आपको इसके अलावा और बताता हूँ छोटी छोटी बातें। जैसे छठा अंक है दोस्तों, छठे अंक में, इस अंक में दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। इस अंक में भारत भाग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमान हीन अवस्था में क्षुब्ध यानी दुखी होकर आत्मघात कर लेता है। तो दोस्तों इस एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो नाटक है उसका, नाटक का जो अंत है वो दुखांत है, यानी कि हम इसे दुखांत की कैटेगरी में भी रह सकते हैं। निराशाजनक स्थिति यहाँ पर दिखाई है। तो वो आगे कुछ और मतलब जो आलोचकों के कथन है दोस्तों उसमें दिखाई दे जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों कि भारतेंदु जी ने ये भारत दुर्दशा के कौन कौन से कारण बताए हैं। इस आधार पर हम कुछ ये चयन कर लेते हैं कि किन कारण, क्या कारण है भारत दुर्दशा के। तो वो इस पर हैं, इस प्रकार से हैं दोस्तों। नंबर 1, भारत में भारत दुर्दशा को कारण सामाजिक विकृतियों को माना है। लोगों को में व्याप्त हालात में रूढ़िवादी सोच को भारतेंदु जी ने कारण माना है भारत दुर्दशा का। तीसरा, लोगों की निराशावादी लक्ष्यहीन पतोन्मुखी सोच को भारत दुर्दशा का कारण माना है। और चौथा, आपस में भेदभाव, जाति का वर्गीकरण, आपसी मनमुटाव, स्वार्थपरक आदि को भी भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का कारण माना है। और है दोस्तों छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपस में भेदभाव व जाति का वर्गीकरण, आपसी मनमुटाव, स्वार्थपरकता आदि को, तथा भारत सदैव धार्मिक व अंधविश्वास की रूढ़ियों व परंपराओं आदि मान्यता से ग्रसित रहा है, जिसके कारण एक धर्म व दूसरे धर्म के लोग आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण विदेशियों का आक्रमण होता रहा और वो आकर के भारत का विनाश का कारण बने और वो भारत का शासक बने। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 मुख्यतः कारण बताएं। हालांकि बहुत सारे छोटे मोटे कारण हैं जो मैंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और कोई एक पंक्ति इस पर लिखी हुई है दोस्तों, वो भी बताता हूँ। हरि वैदिक जैन दुबोई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जबन सेनपुरी भारी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पंक्ति भी है इसी आधार पर जो लिखी है भारतेंदु जी ने। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो भारत दुर्दशा के कारण हो गए, और कुछ समाधान भी दोस्तों बताए हैं, वो समाधान मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों जब मैंने आपको पात्र संयोजन बताया था, आधी कथा तो तभी समझ में आ गई थी, बाकी से बची कुची मैं आपको बता देता हूँ। समाधान भी बताया भारतेंदु जी ने, जो भारत दुर्दशा के क्या समाधान हो सकते हैं। तो वो है, भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मकता पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण निकला मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना, और भारतेंदु ने उसका साथ छोड़ने का आग्रह भी किया। इसके साथ भारतेंदु जी ने इन कारणों को त्याग कर भारत के उज्जवल भविष्य की कामना का समाधान बताया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो कवि जो भारतेंदु जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों, हमारे सामाजिक उस तत्कालीन समाज व्यवस्था को, समाज को समझाना चाह रहे हैं कि वो खुद जगह ये ना सोचें कि वो एक कमज़ोर है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने हर व्यक्ति, हर आम आदमी की व्यक्ति को वैल्यू समझाया है। जो लोग अपनी राजनीति देख रहे हैं उनको समझाया है कि अगर वो भारत की उज्जवल कामना के लिए ये सब जो बुरे कर्म जो हम अब तक लेते आए हैं उनको अगर छोड़ दें तो आज भी दिन दूर नहीं है, हमारे भारत को दोबारा से पुनः वही भारत यानी सांस्कृतिक भारत जो हमारा पुराने भारत था, वैदिक भारत, वही हम बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समस्या और उसका समाधान भी दिखाने की पूरी कोशिश की है भारतेंदु जी ने। और जो समस्याएं दिखाई दोस्तों वो कहीं ना कहीं आज भी हमको प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हम नाटक की प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ वो मैं आपको देख लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि जन सत्यो जय सत्यो जापन करण, नासन क्लेश आचार, कठिन प्यार तरबार कट, कृष्ण कली का अवतार। दोस्तों ये मंगलाचरण में यह पंक्ति दी गई है इस नाटक के में। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पंक्ति दोस्तों, जैसे कि जगत सब मानस मेरी आन, मेरी ही रटी रुचि खीरन शिकार भगवान। तो दोस्तों ये रोग जो होता है, इसमें रोग की पंक्ति है दोस्तों, रोग जो आता है, जो आक्रमण करता है भारत पर, उसकी पंक्ति है दोस्तों। और एक पंक्ति और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो है जागो जागो रे भाई, सोदत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। ये भारत भाग्य जो है गा रहा होता है, ये उसका मूल गीत होता है। तो दोस्तों ये नाटक की कुछ पंक्तियाँ भी जो मैंने आपको पेश कर दी, हालांकि पंक्तियाँ बहुत सारी हैं लेकिन मैंने कुछ मुख्य दी हैं। और आप इन पंक्तियों के आधार पर अगर कोई पंक्ति आ भी जाती है तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का लेखन भारतेंदु जी ने किया है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों समीक्षकों के आलोचनात्मक कथन क्या है, कुछ समीक्षकों ने क्या कहा है इस नाटक के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं। बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि भारत दुर्दशा को दुखांत माना है। मानव भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में आपत्ति की है कि वह दुखांत है और उसमें आशा का कोई संदेश नहीं है। कवि का उद्देश्य जागृति करना था, वह आशा और उत्साह द्वारा हो जाए चाहे करुणा के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था वही बात यहाँ पर
गुलाब राय जी ने कही है कि ये नाटक दुखांत है और दुखांत नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट एक आशा की किरण तो कोई ना कोई देखनी चाहिए थी, चाहे उसके लिए वो उत्साह रूप में दिखाते या करुणा के रूप में दिखाते, लेकिन वो दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो समीक्षात्मक टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बाबू गुलाब राय की है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अभी, और आगे है डॉक्टर रेवती रमन। दोस्तों उनकी क्या टिप्पणी है वो बताते हैं हम आपको। तो वो कहती हैं, भारत दुर्दशा में भारत भाग्य का पक्ष अत्यंत दबा हुआ है। भारत को नायक माने तो उसका नायकत्व ये परंपरागत तो बिल्कुल नहीं है, अनोखा हो तो अलग बात है। तो दोस्तों इसमें व्यंग के रूप में भी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक रूप में टिप्पणी की है डॉक्टर रेवती रमन जी ने। तो यहाँ पर तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, अगर ऐसा कुछ आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस कथानक का पूरा जो भी कथानक के जो भी तत्व हैं और अंक हैं और पात्र हैं और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, सारे मैंने आपको बता दिए पूरी गहराई के साथ। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है तो वो आप खुद मेहनत कर ही रहे होंगे दोस्तों। तो अब मैं निष्कर्ष बता देता हूँ, इस उपन्यास का निष्कर्ष क्या है, सॉरी इस नाटक का। तो भारतेंदु जी का जो भारत दुर्दशा है दोस्तों, भारतेंदु युग का दस्तावेज हम कह सकते हैं। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ये बात आप देख ही रहे हैं। यह नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल भी रहा है और नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक मसाल की भूमिका निभाई है, जिससे भारतीयों की लक्ष्यहीन और तत्मुखी सोच को नई दिशा प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस का निष्कर्ष निकालते हैं हम इस भारत दुर्दशा नाटक का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो, अगर हमारी ये कंटेंट, अगर हमारे नोट्स अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब लोगों को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो को मिलती रहें। और अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर से, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ फ्री होता है। ठीक है, 15 मई तक हम सिर्फ ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। ये नंबर है और ये आप जानते ही हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पर।